Page number 276. 276. The following information pertains to Neptune Limited, which is engaged in the manufacturing of batteries and chemicals. जो कि engaged है बैटरी और केमिकल्स के बनाने में. ये आईकैप की हिस्ट्री का वाहिद सवाल है जिसमें आईकैप ने, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसके भाग लगाए, जिसमें आईकैप ने डेट बता दी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस दिन ऑथोराइज हुई हैं फॉर इशू बाय डायरेक्टर्स, यानी कब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है. ये वाहिद सवाल है आईकैप की हिस्ट्री का. 30 जून 15 हमारा ईयर एंड है और 30 जून 16 हमारा ईयर एंड है. एज्यूम दैट एनएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू 3 months आफ्टर द ईयर एंड. तो व्हाट आर माय इयर्स? 30 जून 15 and 30 June 16. So I am holding a red marker and I am showing you when my financial statements are authorized for issue. जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है. अगर कोई ऐसी चीज पता चली पिछले साल की जो पिछले साल से रिलेट करी हुई, विच एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, तो उसे एडजस्ट कर देंगे. और इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले साल वाली हमारे कब तक हमारे हाथ में है? 30 सितंबर 16 तक. तो ये 3 महीने तक हाथ में, अगली भी 3 महीने तक हाथ में. इन जुलाई 2015 और किधर, जुलाई 2015, इन जुलाई 2015, जिन्होंने कल की क्लास ली है, मैंने 12 कहा है, साल के बाद की डेट आ रही हो ना, साल के बाद की डेट आ रही हो, तो IAS 10 थोड़ा सा आपसे लिखवाना चाह रहा होता है, सिर्फ एक लाइन का, इट इज एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग. कुछ ज्यादा तफसील भी लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेन सोल्यूशन IAS 37 का होता है. इन जुलाई 2015 NL वाज सूड बाय अ कस्टमर. एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ क्या कर दिया? केस कर दिया. उसने मुंह खोल के कितने पैसे मांगे? ये ना जुर्माना होता है, डैमेज होता है जुर्माना. उसने मुंह खोल के 20 लाख रुपया मांगा ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ 2000 बैटरीज जो कि डिफेक्टिव थी इन जनवरी 2015. जुलाई 15 में एक कस्टमर ने हमसे जुलाई 15 में एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया क्योंकि हमने सप्लाई की थी 2000 बैटरीज इन जनवरी 2015. केस कब हुआ? हमने डिफेक्टिव बैटरीज कब सप्लाई की थी? तो क्या ईयर एंड पे कोई मसला एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से वो बाद में आया? तो डज इट रिलेट टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट या दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? तो अब हम क्या लिख के आएंगे? द फाइलिंग ऑफ केस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. इतना सा भी लिखना काफी है. अगर ज्यादा दिल करे लिखने को, द फाइलिंग ऑफ अ केस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज एन. अब अगला सवाल यह है कि प्रोविजन बनानी है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनानी है, जब वो करने, ये डिस्कशन हमारी किसी और स्टैंडर्ड की है. ये किसकी है? IAS 37 की. द लीगल एडवाइजर, वही चाचू को हम बुला लेते होते हैं, आपको पता है. चाचू को हमने बुला लिया, बंदे लेके आ जाएंगे. एट दैट टाइम चाचू ने इस वक्त अंदाजा लगाया दैट इट इज प्रोबेबल, हाई चांस है दैट केस वुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कस्टमर, यानी अगेंस्ट अस. इन फेवर ऑफ कस्टमर का क्या मतलब है? स्लैश अगेंस्ट अस. हमारे एतबार से सोचा करें. अब इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं और मैं अब ना जो हमारे एतबार से बात होने लगी है वो पढ़ने लगा हूं. The legal advisor at that time anticipated that it is high chance that case would be decided against us. हमारे खिलाफ केस डिसाइड होगा, ये बड़ा हाई चांस है. पहला पैरा खत्म हो गया, शायद पहले साल की डिस्कशन खत्म होगी. तो मुझे बता दें यहां पे खड़े होके मैं क्या एंट्री करूं? एक्सपेंस, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट. कितने से? 2 मिलियन से. डन. आसान है ना सवाल, समझ आ रहे हैं? इन मार्च 2016 में, इन मार्च 2016 एन इंडिपेंडेंट टीम सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द कोर्ट. कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट टीम से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कौन सही कह रहा है, तुम लोग जरा सर्वे करो.
An independent team submitted a report to the court showing that 80% of the batteries were not faulty. जिसमें उसने कहा 80% बैटरीज फॉल्टी नहीं थी, एंड देयर वर माइनर डिफेक्ट्स इन द रिमेनिंग बैटरीज। यानी कि टोटल बैटरीज कितनी है? 2000 में से, वैसे तो इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा डेटा सवाल में दिया नहीं हुआ, लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हैं तो जाएं। 2000 में से 1600 बैटरीज में कोई मसला नहीं है और 400 बैटरीज में क्या है? माइनर डिफेक्ट्स इन द रिमेनिंग बैटरीज। एज अ रिजल्ट द लॉयर फॉर्म्ड, अच्छा बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आने लगे इस सवाल में, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कहूंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होने लगी है। मार्च में इंडिपेंडेंट टीम के मशवरे के बाद लॉयर का ख्याल है कि इट इज हाईली अनलाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर। इट इज हाईली अनलाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर। इस अंग्रेजी को मैं जरा आसान करने लगा हूं। ये अंग्रेजी आसान होने से उल्ट मतलब दे देगी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए जिनको समझ आ गया है मुझे दूसरों को समझाने दें। इसको उठाएं यार, बंदा चपेट हर वक्त हाथ में रखे मार गया। अच्छा, एज अ रिजल्ट द कंपनीज लॉयर फॉर्म्ड अ व्यू, कंपनी के लॉयर ने एक व्यू फॉर्म किया that it was highly likely that court would award compensation to customer। इसका उर्दू में तर्जमा करें, लेकिन वो तर्जमा गलत होगा क्योंकि मैंने उल्टा तर्जमा होगा। अब जरा इसका उर्दू में तर्जमा करें। इट इज, आपको एक हिंट दे दिया पेपर में, अन का लफ्ज कभी आए ना तो अन के लफ्ज को बन करके, अनबन करके उससे जरा साइड पे रखा करें और फिर सोचा करें। इट इज हाईली लाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर। बहुत ज्यादा चांस है कि कस्टमर जीत जाएगा। क्या इसका यही मतलब लग रहा है आपको? अभी 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 इसका यही मतलब लग रहा है मेरे उर्दू के फिक्रे का। क्या बहुत ज्यादा चांस है कि कस्टमर जीत? फिर तो वही बात होगी प्रोबेबल, फिर तो वहीं आगे खड़े होगी कि कस्टमर जीत जाएगा। लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है? बहुत ज्यादा चांस है कि कस्टमर नहीं जीतेगा। तो शायद ये मेरे ख्याल से मार्च में खड़े होके कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी कह सकते हो, रिमोट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सवाल ने अपना रुख पलट लिया। कैसे? अगली लाइन पढ़ें। ऑन 5 जुलाई 16। अच्छा, मार्च में लॉयर ने क्या कहा? मार्च में खड़े होके लॉयर ने क्या कहा है? हाईली अनलाइकली है कि कस्टमर जीते, यानी हमारे अब जीतने का चांस है और कस्टमर के जीतने का चांस नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इधर हमारा हाई चांस था हारने का, इधर हमारा, सारी बातें हमारे एतबार से हो रही हैं, कस्टमर के एतबार से मैं कोई बात नहीं कर रहा। इधर हमारा लो चांस है, इधर हाई चांस है कि हम केस हारें और इधर लो चांस है कि हम केस हारें। इज इट सो? आगे पढ़ें। ऑन जुलाई 16 कोर्ट डिसाइडेड द केस। कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया। 5 जुलाई 16 कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया। भाई सारे इधर अटेंटिव हो। इसके ऊपर पेपर में आपने कमेंट भी नहीं करके आना। जब जज साहब भी कुछ कह दें तो फिर हमारे राय की क्या हैसियत है? और अल्लाह का शुक्र है डायरेक्टर्स के साइन होने से पहले हमें पता चल गया। तो जज साहब ने जब कुछ कह दिया तो फिर लॉयर हमारा बोंगियां मारते तो मारता रहे, उसको बोंगियां मारने दें। ये तो जरा मुझे काटने दें। इस लाइन को पेपर में आपने इग्नोर करना था, क्योंकि जब वजीर आजम ने कुछ कह दिया है तो वजीर आला बोंगियां मारता भी रहे। वजीर आला की बात आपको पहले बताई, बाद में वजीर आजम की बात बता दी, तो फिर किसकी बात पे अमल करेंगे? वजीर आजम? किसी की भी नहीं। हाथ दो, ये कौन है? तो फिर किसकी बात पे अमल करेंगे? वजीर आजम की बात पे अमल करेंगे। क्लियर हो गया? तो लॉयर अगर कोई मशवरा दे दे और फिर जज की भी राय आ जाए, और अल्लाह का शुक्र है डायरेक्टर्स के ऑथोराइज करने से पहले राय आ गई और मसला ऑलरेडी एग्जिस्ट करा था बैलेंस शीट डेट के ऊपर, तो अब क्या मशवरा देंगे कि लॉयर की बात माने या जज की बात माने? ओ भाईजान, जज ने फैसला दे दिया, अब लॉयर कहां से आ गया? लॉयर को आप ठुट कराएं। क्या होता है? ऑन 5 जुलाई 2016 दी कोर्ट डिसाइडेड द सूट। कोर्ट ने सूट डिसाइड कर दिया कि चिट्टा या काला है। द कोर्ट डिसाइडेड द सूट एंड ऑर्डर एनएल टू रिप्लेस ऑल 20% बैटरीज। सारी बैटरीज आप बदल दो, 20% जो है आपने बदल के देनी है। अब आप मुझे बताएं, मैं 20 लाख के जुर्माने के लिए लायबल फील करूं या 20% बैटरीज को रिप्लेस करने के लिए लायबल फील करूं? अल्लाह का शुक्र है उसके बारे में उसने हमें डेटा नहीं दिया कि 20% बैटरीज कितने में रिप्लेस होंगी।
तो हमें अब पेपर में यह लिख के आना पड़ेगा कि वी आर स्टिल लायबल, वी आर स्टिल, बिकॉज कोर्ट ने फैसला सुना दिया, वी आर स्टिल लायबल, बट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर शुड बी एडजस्टेड in such a way that it only shows a payable relating to cost of replacing 20% बैटरीज। क्योंकि सवाल वाले ने हमें घुमाया है तो हम क्यों फिगर्स के पीछे पड़े कि 2 मिलियन को उल्टा दो पूरा या 2 मिलियन को। फर्ज करें बैटरीज रिप्लेस होती हैं 1.2 मिलियन में, तो फिर हम क्या कहें, 2 मिलियन हमने देने का सोचा था, 1.2 मिलियन देना पड़ेगा, 0.8 मिलियन से लायबिलिटी को उल्टा दो। अभी क्या लिख के आएंगे, प्रोविजन को उल्टाएंगे या एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो प्रोविजन शुड बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट इट ओनली शोज अ लायबिलिटी रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ, वो सवाल से फिक्र उठाएं, रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग 20% ऑफ द फॉल्टी बैटरी सप्लाइड टू द कस्टमर। ये तो इस साल करके आएंगे। वैसे मुझे बताएं, प्रोविजन जब बनानी होती है तो उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं? पहले जरा मुझे 30-15 वाला सोल्यूशन लिखवा दें। प्रोविजन जब बनानी होती है तो उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट डाउन वाला सफा है ना एक, हाउ टू राइट डाउन। एज ऑन 30 जून, तो हाँ, एज ऑन 30 जून 15 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय, हर जगह इंजर्ड एम्प्लॉय ठोकी जो, फॉर फॉल्टी बैटरीज, बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इन दिस केस इज सप्लाई ऑफ 2000 डिफेक्टिव बैटरीज, ₹2 million फॉर द पेंडिंग क्लेम बाय कस्टमर is most likely that company would require to pay as advised by companies. Therefore, a provision should be recorded for an amount of rupees 2 million. Provision record हो जानी चाहिए कितने मिलियन की? 2 मिलियन की। ये किस साल का जवाब हो गया? 30-15। अब 30-16 में मुझे यहां से हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि 30-16 में मैंने प्रोविजन को एडजस्ट करना है ना कि रिकॉर्ड करना है। तो एडजस्ट करने के लिए इतना तो बड़ा हो गया, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक छोटा सा लाइन और लिख के आएंगे। द डिसीजन, सवाल से लफ्ज उठा लेते हैं, सवाल से लफ्ज उठा लेते हैं, हाँ डिसीजन ही लफ्ज है। द डिसीजन बाय कोर्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। याद रख लें, याद रख लें, कब IS10 लिख के आना है? जब भी ईयर एंड के बाद की डेट डली हो, जब भी ईयर एंड के बाद की डेट डली हो, हल्का सा IS10 का टच कराना है आपने, हल्का सा IS10 का टच कराना है। द डिसीजन बाय कोर्ट आफ्टर द इज एन एडजस्टिंग इवेंट। इतनी सी लाइन लिख के फिर आप वापस आ जाएं। आप, अब मैं 30-16 की डिस्कशन कर रहा हूं, फिर वापस आ जाएं। वापस आके क्या करेंगे? द प्रोविजन एट ईयर एंड शुड बी एडजस्टेड इन सच ए वे सो दैट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग 20% बैटरीज। तो इसको एडजस्ट कर दें इस तरीके से कि 20% बैटरीज की कॉस्ट रिप्लेसमेंट क्या रही हो। डन। पहले और दूसरे दोनों में क्यों IS10 लगाना था? ये डेट भी जुलाई 15 की ईयर एंड के बाद थी और ये भी ईयर एंड के बाद थी, तो इस वजह से दोनों में क्या लगाना था? IS10। पढ़ें जी पॉइंट बी। बिस्मिल्लाह। ना ना, आज नहीं पार्ट बी बनाऊंगा, आज पार्ट ए की जान लूंगा। तो ये जरा 1-2 सवाल मुझे करा लेने दें खुदा के लिए, मुझे बड़ी टेंशन है आपके फ्यूचर की। ये 1-2 सवाल मुझे करा लेने दें, मजा आने लग गया ना? करें, आए और मजा। जल्दी पढ़ें। जुमा मुझे पता है तुम बादशाही में 2:30 बजे पढ़ते हैं, आज तो ये जल्दी पढ़ने की पड़ी है। चलें पढ़ें 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 पढ़ें। भाईजान ख्वाब में को पढ़ा रहे हैं आपको आगे? यार नींदें पूरी कर रहा करें यार, और कुछ ना करें खुदा के लिए, नींदें पूरी करके आ जाया करें। पॉइंट बी, इन जुलाई 2000, पढ़ लें सारा। अच्छा ये भाई सोच रहे हैं स्टैंडर्ड समझ आना शुरू होता है खत्म हो जाता है, तो अब समझ आना शुरू है, ये स्टैंडर्ड 37 तो खत्म भी हो गया। अच्छा पॉइंट नंबर बी, इन जुलाई 2014, कुछ समझ आ रही है चीजें पढ़ के? ये हमने किया हुआ, ये वाला मैंने आपको करवा दिया हुआ है, रिडंडेंसी वाला।
और वो सारा ये वाला आपको करवा दिया हुआ पॉइंट, ऊपर किसी दिन करवाया था, अब ये वाला रह गया हुआ हमारा सिर्फ। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इन, एनएल हम है, पता चले ऐसी पता एनएल ना पता हो कौन है। इन जुलाई 2014 एनएल, इन जुलाई 2014, इन जुलाई 2014, नॉट जुलाई 15, इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल से आपके जहन में ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, लेकिन उसका डेटा नहीं दिया होगा, उसका डेटा नहीं दिया होगा, इसलिए कुछ और ही सवाल रंग पकड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल इन चीजों से ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जहन में आता है, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं दिया हुआ सवाल में। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो फर्ज करें एनएल हम है और हम हैं होंडा एटलस कार, तो एनएल के ऊपर लिख लें होंडा और सप्लायर के ऊपर लिख लें जनरल टायर, जरा बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एनएल के ऊपर होंडा और सप्लायर के ऊपर जनरल टायर। इन जुलाई 2014 कुछ नहीं होता, आप लोग भी लिख लें, पहले बड़ी किताब साफ है। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2, ये कुछ दिल पे तो नहीं लगती किसी को, वापस कर दिया करे फिर। इन जुलाई 2000 बात वापस नहीं हो सकती। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर द सप्लायर स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। उसने हमें टायर बेचने बंद कर दिया। खुदा के लिए टायर भेज दे, उधर सरासिफ की गाड़ी हमने बना के देनी है, हम होंडा हैं, वो खुदा के लिए टायर दे दे, टायरों के पास गाड़ियां कहां से बननी है। एंड डिमांडेड प्राइस इंक्रीज, उसने कहा भाईजान हुकूमत बदल गई है तो मुझे 30% प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, वारे खाता है तो बताओ। हाँ, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, टायर बंद कर दे तू, मैं गाड़ियों की सप्लाई बंद कर देता हूँ, पैसे तुझे नहीं दूंगा दादा। ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई, उधर से माल आना बंद हो गया। और भाईजान माल आना बंद हो गया, इधर देखें, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई, उधर से माल आना बंद हो गया। क्या आने बंद हो गए? टायर आने बंद हो गए। एनएल वाज अनएबल टू मीट इट्स सेल्स ऑर्डर, सेल ऑर्डर टुवर्ड्स सरासिफ। ये क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद होगी तो हमारी फिनिश गुड्स की सेल भी आगे खत्म हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारी फिनिश गुड की सेल खत्म हो गई, तो मैं अपने सेल ऑर्डर मीट करने से कासिर हूं। एनएल फाइल्ड अ सूट, हमने लेवल है हमारा, एनएल फाइल्ड अ सूट। अब हम सूट पहन रहे हैं नहीं, अब हम केस करने लगे हैं। वो लायबिलिटी साइड थी, इधर एसेट साइड होगी। एनएल फाइल्ड अ सूट, अल्लाह का शुक्र है 3 पार्टीज नहीं है, ऊपर वाले सवाल में भी 3 पार्टीज नहीं है, इधर भी 3 पार्टीज नहीं है, तो रीइंबर्समेंट वाले कोई सिनेरियो नहीं है। एनएल फाइल्ड अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 40 मिलियन। हमने मुंह खोल के 40 मिलियन मांगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़। हमने कहा 4 करोड़ दे दो, चपेड़े मारूं, 4 करोड़ दे, हमें मुंह खोल के पैसे मांगे चपेड़ में। एनएल फाइल्ड अ सूट, हमने मुंह खोल के कितने में पैसे मांगे? 4 करोड़ रुपया फ्रॉम द सप्लायर ऑन 15 जून 2015। 15 जून 2015 को हमने परवाना भेज दिया कि हम 4 करोड़ लेने आ रहे हैं, तूने काफी महीनों से सप्लाई रोकी हुई है, तो हम तेरे से 4 करोड़ लेने आ रहे हैं। ऑन 30 जून 15 को हमारा लॉयर का ख्याल है डेट हमें डैमेजेस मिल जाएंगे अप टू 60% ऑफ आवर दावा कितने? 40। दावे के 60% मिल जाएंगे। ये अमाउंट पे लगाने वाली परसेंटेज है, ये केस हारने जीतने वाली नहीं है। 60% ऑफ दावा, तो 60% ऑफ 40 लिखें इधर। क्लेम कितना है हमारा? क्लेम 60% ऑफ 40 इज इक्वल टू 24 वर्चुअली सर्टन में डालूं या प्रोबेबल में डालूं? एंटीसिपेटेड डेट वी वुड बी अवॉर्डेड, पूरा फिक्रा पढ़े, एंटीसिपेटेड डेट वी वुड बी अवॉर्डेड। अब आप जो है वो जरा सोचें, लॉयर का ख्याल है डेट वी वुड बी अवॉर्डेड, हमें कर दिए जाएंगे। वुड बी का यह मतलब होता है लॉयर का ख्याल है कि हमें पैसे अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। मैं बारहा आपको बता चुका हूं, लॉयर जितनी मर्जी वसूख से कह दे कि हमें पैसे दे दिए जाएंगे, जब तक कि अगला बंदा ना माने या कोर्ट ना कह दे या इंश्योरेंस कंपनी ना कह दे, आप बिला वजह रिसीवेबल बुक ना किया करें, बहुत एहतियात किया करें रिसीवेबल बुक करने में। तो आप बता दें इसको किस में डालूं? प्रोबेबल। तो प्रोबेबल का क्या मतलब है? क्या बना ये मेरा? कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट एसेट IS 10 नहीं लिख के आना, एक डेट भी हमारी बैलेंस शीट के बाद की नहीं है।
IAS 10 बिला वजह छेड़ाखानी नहीं करनी होती। IAS 10 भी थोड़ा सा मैं जरा प्रेशर डालूंगा एग्जामिनर पे, कोई डेट भी हमारे साल के बाद की नहीं है, तो IAS 10 का पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं, ऐसे ही हंसते खेलते राग रहे हैं, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या लिख कर आऊंगा, कॉन्टिंजेंट एसेट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20, recovery of the amount amounting to rupees 24 million is probable as advised by lawyer, लिखाइएगा आगे थोड़ा सा, therefore a contingent asset would be disclosed giving the brief description of the event and estimate of financial effect। ये लिख के आ जाएंगे, क्लियर। आगे ऑन 15 अगस्त 16 छाल का लेवल चेक करें, यहां पे खड़े थे हम, यहां तक की बात ताकि उसकी छाल चेक करें ऑन 15 अगस्त 16। अभी डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज कर दी है इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं की। 15 अगस्त 16 को एक बात हमें पता चल गई। आप कौन सा स्टैंडर्ड का हल्का सा टच कराने हैं? 10 नहीं, IAS 10। अच्छा, किसी की क्लास तो नहीं कहीं? अच्छा पे इस टाइम शुरू होकर जुमे के बीच में खत्म होनी है, हद होगी। ऑन 15 अगस्त 2016 जैसे इंडिया आजाद हुआ, ऑन 15 अगस्त 2016 द कोर्ट डिसाइडेड, कोर्ट ने अपने अंदर ही डिसाइड कर लिया, द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन, ओ यार हद से, द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ अस। जबरदस्त, मजे हो गए, मजे हो गए, मजे हो गए। द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ, लेकिन पहले मुझे ये कि यहां पे हमने कोई एंट्री की हुई है या कॉन्टिंजेंट एसेट डिस्क्लोज किया हुआ है? कॉन्टिंजेंट एसेट डिस्क्लोज किया हुआ है, यहां पे हमने एंट्री नहीं की हुई। कोर्ट डिसाइडेड फेवर इन फेवर ऑफ अस, कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला सुना दिया, एंड अवॉर्डेड रुपीज 30 मिलियन टू द कंपनी, एंड अवॉर्डेड रुपीज 3 करोड़ रुपया हमें अवॉर्ड कर दिया। यार जज साहब, जज खीर कर दी यार तुम्हें, जज को जाते चॉकलेट खिलाएंगे हम। जज साहब मजे हो गए जी। मोहतरम बोलें क्या करूं, बोलें क्या करूं, खुशी में बोला नहीं जा रहा आपसे। रिसीव नहीं, ये तो साल के बाद हुआ है, मैं क्यों अपने साल को एंट्री आके करूं, ये तो साल के बाद हुआ है। एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट, बल्कि पिछली बैलेंस शीट डेट पे ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, हमारी पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो रिसीवेबल डेबिट एंड इनकम 30, रिसीवेबल या रिसीव्ड, कैश डेबिट नहीं कर सकते। उसने 15 अगस्त को फैसला सुनाया हमारे हक में, अब हमें क्या एंट्री कर लेनी चाहिए? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। डन। तो ये किसकी एंट्री हो गई? वर्चुअली सर्टन की। अब क्या लिख के आएंगे? क्लेम अमाउंटिंग टू रुपीज 30 मिलियन इज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, नहीं इज एक्सेप्टेड नहीं, अगले ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं वहां से फिक्र उठाए ना। क्लेम अमाउंटिंग टू रुपीज 30 मिलियन इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ एनएल बाय कोर्ट, और आगे therefore it will be taken as virtually certain to be received and it will be recorded as an asset now। और अब ये किसके तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा? एसेट के तौर पे। यार वैसे एक बात आपको बताऊं कि हम जो है ना, अगर पास पेपर के क्वेश्चन जो 4 है उसका, सॉरी एक मिनट, मैं ढूंढ के लाया हुआ था। यार किधर चला गया? क्वेश्चन 2 का 1 करते जाएं, जाते जाएं। क्वेश्चन 2 का 1 हमारा जीएन क्या है? 30 जून 19। तंग करे तो बंदा फिर रज के करे ना बच्चों को। 30 जून 19 ऑन 10 जुलाई 2019, फारिग करें जल्दी। ऑन 10 जुलाई 2019, बड़ा मजे से पढ़ें। 10 जुलाई 2019 IAS 10 भी भाई कह रहे हैं थोड़ा सा टच कराना है, मैंने करा दें आप, और कुछ। ऑन 10 जुलाई 2019 द ओनर ऑफ साथ वाली बिल्डिंग, ये साथ वाली बिल्डिंग, द ओनर ऑफ साथ वाली बिल्डिंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस, हमारे अगेंस्ट केस हो गया। क्लेमिंग 5 करोड़ हमसे मांगे, साथ वाले ने 5 करोड़ हमसे मांगे, पता नहीं हमारा लेवल होगा शायद उसकी नजर में। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्वीयर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग, हम क्रिकेट खेले थे, बॉल लग गई, स्वीयर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग, बॉल सारी दीवारें क्रॉस करती हुई भाग गई। द क्लेम इज डैमेज, गोले की तरह, द क्लेम इज
स्फीयर डैमेजेस ड्यूरिंग अ आग बगोला हुआ था इन आवर हेड ऑफिस इन जून। आग कब लगी? जून में। अगले को ख्याल कब आया? जुलाई में। तो यहां पे कोई ना कोई मसला था, यहां कोई ना कोई मसला था। इज इट? तो ये IS 10 ही होगी, छोटी सी। हम किसके पास? ही इज ऑफ ही कौन है? साथ वाला देखें, साथ वाला ही जिसने हमारे खिलाफ केस किया है। ही इज ऑफ द व्यू, वैसे हम लॉयर से पूछते होते हैं लेकिन वो अपने व्यू डाल रहा है। ही इज ऑफ द व्यू दैट TL वाज नेग्लिजेंट। तुम लोगों ने लगाई थी आग जो मेरी बिल्डिंग तक आई, जानबूझ के तीली उधर भी फेंक दी तुमने। TL वाज नेग्लिजेंट, तुम्हारा कसूर था जालिमो। TL वाज नेग्लिजेंट इन मेंटेनिंग फायर सेफ्टी सिस्टम। तुम्हारे फायर सेफ्टी सिस्टम फारिग हो गए थे जिसकी वजह से हमारे पूरे घर की बिल्डिंग फारिग हो गई है इन इट्स हेड ऑफिस। तुमने अपने हेड ऑफिस में पंगे लिए थे, असरात हमें बर्दाश्त करने पड़े। अकॉर्डिंग टू लॉयर हम भागे भागे अपने लॉयर के पास गए। लॉयर ने कहा देयर इज ए 70% प्रोबेबिलिटी दैट TL वुड बी फाउंड नेग्लिजेंट। ये 70% अमाउंट पे लगाने वाले हैं या केस हारने जीतने वाला है? एक्सेलेंट, केस हारने जीतने वाला है। जैसे मैंने कल कहा था ना, टीचर कराची जाए, इसका 85% चांस है। उनको पता ही नहीं जिन्होंने कल की क्लास में लीव पढ़ी। अकॉर्डिंग टू TL's lawyer देयर इज 70% चांस दैट TL वुड बी फाउंड। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि हमारे खिलाफ फैसला आना है? ये तो डिसाइड हो गया। तो प्रोविजन या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? प्रोविजन, ये बात डिसाइड होगी। अगली बात, अब मसला रह गया रिलायबल एस्टीमेट का। अब मसला रह गया रिलायबल एस्टीमेट का। प्रोविजन तो बनानी है। एंड वुड नीड टू पे 40% ऑफ क्लेम। अब तो बता दें लायबिलिटी कितने पे बुक करेंगे? 20 पे। तो प्रोविजन बनाएंगे या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? प्रोविजन बनाएंगे। और अमाउंट कितनी होगी? लेकिन प्लीज मेरा मशवरा है कि 50 में से 20 की प्रोविजन बना दीजिएगा, बाकी 30 के बारे में मेरा मशवरा लिख आइएगा कॉन्टिजेंट में। मेरी राय है, पहले भी हम ऐसी बात करते रहे, मेरी राय है 30 के बारे में लिखा आइएगा कि एक लो चांस है कि हमें खुदा ना खास्ता 30 भी देना पड़ सकता है। रिमोट कर दो, इधर फिर ये कर दो 30 में भी रिमोट में भी लो चांस, दोनों साइड मैंने कहा था लिखा हो। ये तो पहले दिन बात हुई थी। ओवर जी, इंशाल्लाह। ये आप 2 सवाल आप लिख भी लाइए, एक सवाल कम से कम लिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो बड़ा वाला किया आज? क्वेश्चन 6 लिखाइएगा एक दफा घर में।